नमस्कार दोस्तों, आईएएस की तैयारी में आप सबका स्वागत है। आज हम 7 जुलाई के द इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल्स को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने पहले आर्टिकल की तरफ। पहला आर्टिकल है इंडिया और चाइना के इश्यूज़ के ऊपर। आज इंडियन एक्सप्रेस में 3 आर्टिकल्स हैं जो इंडिया और चाइना के इश्यूज़ पे हैं। मैंने उन तीनों को ही मर्ज कर दिया है और हम उनको देखेंगे। तो जो पहला है उसमें ये बताया गया है कि अभी क्या चल रहा है बॉर्डर पे। तो उन्होंने बोला है कि अभी क्या है कि बहुत सारी मीटिंग्स हुई हैं वहाँ पे, डिफरेंट लेवल पे, मिनिस्ट्रियल लेवल पे। हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं और चाइना के जो सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं उन सब की भी मीटिंग्स हुई हैं। उसमें उन सब ने यही बोला है कि हमने जो वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और पीस को मेंटेन करेंगे। तो इसमें लिखा है कि अभी कुछ क्या हुआ था कि इन बातचीत की वजह से चाइना के सोल्जर्स ने अपने कुछ कदम पीछे की तरफ लिए हैं कुछ एरियाज़ पे। वो एरियाज़ बताए गए हैं जैसे गलवान वैली के ऊपर, हॉट स्प्रिंग एरिया और घोघरा एरिया। इन एरियाज़ पे पहले चाइना ने इंट्रूशन किया था। इंट्रूशन का मतलब होता है कि अंदर की तरफ आ गए थे हमारे एरिया में। तो अब वो उन एरिया से पीछे की तरफ जा रहे हैं। और इन्होंने बताया गया है कि देर इज़ ऑल्सो ए डी एस्केलेशन एट द फिंगर फोर एट पेंगयोंग लेक। जो लेक है वहाँ पे भी उन्होंने थोड़ा सा अपने आप को पीछे की तरफ लिया गया है। और बट इन्होंने बोला है कि ये जो इंगेजमेंट है इसका मतलब ये नहीं है कि वापस अपनी पुरानी पोजीशन पे ही आ गए हैं, कि मतलब अब मसला हल हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। उन्होंने बोला है कि संडे को भी जो चाइना के मिनिस्टर्स हैं और इंडिया के जो पार्टीज़ के मेंबर हैं उन्होंने बोला था कि हम लोग पीस और ट्रंक्विलिटी को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब है कि वो वहाँ पे पीस मेंटेन करने की कोशिश करेंगे और वो नहीं चाहते वहाँ पे फिर से जैसे हुआ था थोड़े दिन पहले कि वहाँ पे सोल्जर्स की डेथ हो गई थी, जो उनके बीच में लड़ाई हो गई थी थोड़ी सी। तो कहते हैं उन सबको हम कोशिश करेंगे कि वो सब ना हो और पीस को मेंटेन करेंगे। बट राइटर इसमें क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि जैसे ये बोल रहे हैं ऑफिशियल लेवल्स पे, ऐसे उनकी टोन्स में बहुत डिफरेंस है। अब इंडिया वाले भी, आपको पता, अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी गए थे, उन्होंने भी अपना क्लियर स्टांस रखा वहाँ पे कि इंडिया का जो एरिया है वो हमारा अपना एरिया है, वो हम किसी को नहीं देंगे। और उन्होंने सोल्जर्स को भी बोला, या वहाँ के जो मिलिट्री है उनको भी बोला है कि जो अपना एरिया है वो अपने अंदर रहना चाहिए। वहाँ पे पूरी असेसमेंट की जाए कि कितना एरिया हमारा है, जो पहले था वो भी अभी है कि नहीं। तो वो सभी इश्यूज़ पे डिस्कस किया है। और यहाँ पे उन्होंने बताया कि एक चाइना की स्टेटमेंट बताई गई है कि राइट एंड रॉन्ग ऑफ व्हाट रिसेंटली हैपेंड एट गलवान वैली इन वेस्टर्न सेक्टर ऑफ चाइना इंडिया बॉर्डर इज़ वेरी क्लियर। उन्होंने बोला है जो भी कुछ हुआ है गलवान वैली पे वो हम सबको दिखाई दे रहा है और वो बहुत ही क्लियर है। और उन्होंने बोला है कि चाइना विल कंटिन्यू फॉर्मली गार्डिंग आवर टेरिटोरियल सॉवरेनिटी एज वेल एज पीस इन द बॉर्डर्स। तो उन्होंने बोला है कि चाइना जो है अपनी जो सॉवरेनिटी है, सॉवरेनिटी मतलब होता है अपना जो बॉर्डर का एरिया है या अपनी पॉपुलेशन है उन सबको बचा के रखेगा और बॉर्डर पे पीस भी एस्टेब्लिश करेगा। तो इससे क्या है कि एक डबल टोन जारी है, पता नहीं चल रहा वो चाहते क्या हैं। तो अभी एक राइटर यही बोल रहे हैं कि वहाँ पे प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हुई है। अभी वहाँ की जो दोनों साइड्स की जो पार्टीज़ हैं उनकी जो बातें हैं उनमें एक सिमिलैरिटी नहीं आई है कि हम बोल सकते हैं कि दोनों मान गए कि उस पर हम पीस करें, एस्टेब्लिश करें। तो इन्होंने बोला है कि चैलेंजेस भी हैं। अभी जो चैलेंजेस इंडिया फेस कर रहा है जो चाइना के साथ है, पहला चैलेंज ये है कि जो एलएसी है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो इंडिया और चाइना के जो बॉर्डर इश्यूज़ हैं उनकी तरफ की जो लाइन है उसको बोलते हैं एलएसी। और जो एलओसी है ना, लाइन ऑफ कंट्रोल, वो इंडिया और पाकिस्तान की लाइन है जो उनको डिवाइड करती है। तो इन्होंने बोला है कि जो एलएसी है वो बहुत ज़्यादा एरिया है, 4000 किलोमीटर का एरिया है एज़ कम्पेयर टू एलओसी। तो जो चाइना के साथ हमारा डिस्प्यूट है वो ज़्यादा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू अगर हम पाकिस्तान के बारे में डिस्कस करें, क्योंकि हमारा ज़्यादा एरिया उनके अंदर जा रहा है, चाइना के अंदर। और उन्होंने बोला है कि अभी दूसरा प्रॉब्लम चैलेंज इंडिया क्या फेस कर रहा है कि जो चाइना है वो भूटान के ऊपर भी अपने क्लेम कर रहा है। भूटान के कुछ टेरिटोरियल एरियाज़ हैं वहाँ पे भी अपना क्लेम कर रहा है। अब रिसेंटली चाइना ने ना यूएन में ना एक फंडिंग होती है जो वहाँ के एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सिकातिंग, मैंने स्पेलिंग थोड़े गलत लिख दिया, वहाँ की एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसको वो फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। तो चाइना ने उसको ब्लॉक कर दिया कि वहाँ पे फंडिंग प्रोवाइड नहीं की जाएगी। तो वो एक इशू है ताकि वो भूटान के ऊपर प्रेशर डालें और वहाँ की जो एरिया है उसको अपने अंदर कंट्रोल में लेके आएँ। तो चाइनाज़ क्लेम ओवर अरुणाचल प्रदेश, अब हमें ये भी पता है कि चाइना अरुणाचल प्रदेश में अपना क्लेम एस्टेब्लिश करता है। वो चाहता है कि अरुणाचल प्रदेश के जो एरिया है वो उसके अंडर आ जाए। वो उनके ऊपर मानता है कि वो चाइना का एरिया, वो इंडिया का एरिया नहीं है। तो ये सब इश्यूज़ इंडिया फेस कर रहा है और ये सब चैलेंजेस है। तो राइटर यही बोलते हैं कि इंडिया जो है उनको अभी अच्छी तरह से सोच समझ के सारे डिसीजन लेने चाहिए, क्योंकि अभी भी जो वहाँ पे बॉर्डर के इश्यूज़ हैं वो अभी सॉल्व नहीं हुए हैं। तो अभी हम सर्टेन नहीं हो सकते या आराम से नहीं बैठ सकते हैं कि ये इशू सॉल्व हो चुके हैं, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड जो हमारी है वो चाइनाज़ ग्रोइंग प्रेजेंस इन इंडियन ओशन। ठीक है, ये भी सेम ही है चाइना की, जो अभी हम देख ही रहे हैं कि
बहुत सारे केसेस सामने आए हैं कि चाइना की जो सबमरीन्स जो होती हैं जो पानी में चलती हैं, पनडुब्बियाँ जिनको बोलते हैं, तो उनको बोला है कि वो सब इंडियन ओशन में उनकी बहुत सारी प्रेजेंस देखने को मिल रही है। तो वो बोल रहे हैं ऐसा क्यों कर रहा है चाइना। तो उन्होंने बोला है कि रीज़न इसका ये है कि मलक्का डिलेमा क्या है। अब आपको पता है जो इंडियन ओशन है और जो साउथ चाइना सी है उसको डिवाइड करता है एक स्ट्रेट है, उसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का। वो जो मलक्का स्ट्रेट है उसका एक डायलेमा है। उसका डायलेमा क्या है, मतलब चाइना को लगता है कि वो एरिया जब तक वो ओपन है तब तक चाइना का जो ट्रेड है वो सब मेंटेन रहेगा। अब आपको पता है चाइना इज़ वन ऑफ द टॉप ट्रेडिंग कंट्री और इकोनॉमिक में भी उसका नंबर 1 पोजीशन है। तो वो चाहता है कि उसकी जो प्रेजेंस है इकोनॉमी में भी और वाटर में भी, मैराइन डोमेन में भी, हर जगह वो नंबर 1 पे रहे। तो उसको ये लगता है कि अगर किसी कंट्री ने उसके ऊपर क्लेम कर लिया मलक्का स्ट्रेट के ऊपर तो उसका ट्रेड रुक जाएगा और उसकी जो प्रेजेंस है वो भी बाकी एरियाज़ में कम हो जाएगी और उसको हराना ईजी हो जाएगा, क्योंकि चाइना का मोस्टली जो ऑयल वगैरह है वो सब वहीं से आता है, उसी स्ट्रेट से पास होकर गुजरता है। तो इसलिए चाइना का वो इशू है, इसलिए चाइना अपनी प्रेजेंस को इंक्रीज़ कर रहा है इंडियन ओशन में। तो दूसरी प्रॉब्लम ये है कि इंडिया जो चाइना है वो लिटोरल स्टेट नहीं है। अब लिटोरल स्टेट क्या होती है, जो भी ओशंस होते हैं उसके आसपास जिन भी कंट्री के बॉर्डर्स लगते हैं उनको बोलते हैं लिटोरल स्टेट्स। अब चाइना का इंडियन ओशन के साथ कोई बॉर्डर टच नहीं करता है, तो चाइना को ये भी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर वो वहाँ पे प्रेजेंस ही नहीं है तो उसको तो बाकी कंट्रीज़ ऐसे ही पीछे की तरफ कर देंगी। तो उसको इस बात का डर है, क्योंकि यूएसए भी यहाँ पे बहुत ही प्रेजेंट है इंडियन ओशन में, उसकी बहुत सारी टेरिटरीज हमें पता है। मॉरिशस में उसकी एक टेरिटरी है। तो वो प्रॉब्लम से चाइना को उसका डर है। और दूसरा उसको यही डर है, मैंने आपको बताया मलक्का डिलेमा, उसमें वही है कि उसको लगता है कि ये जो पैसेज हैं जिससे चाइना अपना ट्रेड करता है वो ब्लॉक ना हो जाएँ। नेक्स्ट है कि अब यूएसए और इंडिया भी कॉपरेट कर रहे हैं इंडियन ओशन में कि वहाँ पे वो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन वगैरह ये सब प्रमोट करें। तो चाइना को ये भी डर है कि वो चाइना के अगेंस्ट कर रहे हैं काम, तो इसलिए भी चाइना अपनी प्रेजेंस को इंक्रीज़ कर रहा है। और तीसरा मैंने आपको बता ही दिया था कि मैरीटाइम डोमेन में और ट्रेड में चाइना अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहता है, इसलिए भी चाइना को इंडियन ओशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब इसमें बताएगा कि चाइना कर क्या रहा है। तो उन्होंने बताया कि चाइना अपने पोर्ट डेवलप कर रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आपको पता ही है, जिसमें चाइना सिल्क और जो रोड के थ्रू कनेक्टिविटी इंक्रीज़ कर रहा है और सी के थ्रू कनेक्टिविटी इंक्रीज़ कर रहा है। तो वो प्रोजेक्ट चाइना ने चलाए हैं। उसके अंदर चाइना ने बहुत सारे पोर्ट डेवलप किए हैं, जैसे बताया जिबूती में उन्होंने अपना एक पोर्ट डेवलप किया है। जो जिबूती है ये साउथ अफ्रीका का एक नेशन है, ठीक है, जो रेड सी के साथ बॉर्डर करता है। जैसे ग्वादर पोर्ट है, ग्वादर पोर्ट आपको पता है पाकिस्तान में है। हम्बनटोटा पोर्ट है, ये श्रीलंका में है। सितवे पोर्ट है, ये म्यांमार में है। सेचल्स है, सेचल्स जो है ये इंडियन ओशन की एक छोटी सी आइलैंड नेशन है। यहाँ सब पे चाइना अपने पोर्ट डेवलप कर रहा है ताकि अपनी प्रेजेंस इस्टेब्लिश कर सके इंडियन ओशन में। तो नेक्स्ट वो है कि अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज भी कंडक्ट कर रहा है। अभी रिसेंटली उसने रशिया और ईरान के साथ एक मिलिट्री एक्सरसाइज की है इंडियन ओशन में, अरेबियन सी में। ऐसे ही उसने पाकिस्तान के साथ भी अभी एक रिसेंटली अपनी एक्सरसाइज की है, नेवी एक्सरसाइज। तो ये सब चाइना कर रहा है ताकि अपनी प्रेजेंस वहाँ पे इंक्रीज़ कर सके। उसके अलावा चाइना वहाँ पे बहुत सारी मैरीटाइम सर्वे कर रहा है, ओशन मैपिंग कर रहा है, ताकि पूरा सर्विलेंस रखे कि वहाँ पे कौन कौन सी सबमरीन्स है, बाकी नेशंस अपनी वहाँ पे कौन कौन सी नेशन की वहाँ पे प्रेजेंस है और कौन कौन से नेशन वहाँ पे क्या 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 कर रहे हैं। तो ये सब चाइना देख रहा है इन सब के थ्रू अपने आप को वहाँ पे इस्टेब्लिश करने के लिए। और चाइना के ऑफिशियल्स डिनाई करते हैं वैसे कि जो हमारा BRI है वो मिलिट्री, उसकी जो इंटेंशन है वो मिलिट्री इंटेंशन नहीं है, वो सिर्फ हम ट्रेड के लिए कर रहे हैं ताकि हमारी कनेक्टिविटी इंक्रीज़ हो बाकी नेशंस के साथ और इकोनॉमिक ट्रेड बढ़े और बाकी नेशंस के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप बढ़ाने के लिए चाइना ने BRI प्रोजेक्ट बनाया है। तो इसमें एक इन्होंने बहुत ही अच्छा डाटा दिया जो यहाँ पे लिखा है। उन्होंने लिखा है कि डिफेंस वाइट पेपर 1998, ये चाइना ने एक पेपर निकाला था बाहर। तो उसमें उन्होंने एश्योरेंस दी थी कि वो कोई भी फॉरेन कंट्री में अपने जो ट्रूप्स हैं उनको स्टेशन नहीं करेंगे, ना ही मिलिट्री बेस बनाएंगे। तो इसमें राइटर बोल रहे हैं कि चाइना अपने स्टांड से हिल रहा है। उन्होंने बोला था कि हम लोग मिलिट्री प्रेजेंस एस्टेब्लिश नहीं करेंगे, ना ही अपने ट्रूप्स रखेंगे किसी और देश में। बट जैसे कि चाइना अभी अपनी आजकल उसकी जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं तो उससे हमें लगता नहीं है कि चाइना अपने स्टांस पे खड़ा है और वो अपने आप को डगमगा रहा है। तो ऐसे उन्होंने बोला है। तो बस यही बोला है कि बाकी नेशंस को क्या करना चाहिए। तो हमें पता ही है कि अब इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और USA ये सब मिलके यहाँ पे क्वाड इन्होंने इस्टेब्लिश किया है, जिसमें इन्होंने क्या है कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बात करते हैं इंडियन ओशन में, ताकि इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को ओपन रखें ताकि ट्रेड एस्टेब्लिश हो। तो ये सब नेशंस काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं चाइना को कंटेन करने के लिए इस एरिया में। बाकी हमें पता ही है चाइना के क्या क्या इश्यूज़ चल रहे हैं। चाइना के हम्बनटोटा में साउथ चाइना सी पे वो क्लेम करता है, तो उसके नेशंस के साथ बहुत ट्रबल्स चल रहे हैं। तो बस यही इशू इन्होंने बताया कि कैसे कैसे चाइना ये सब कर रहा है।
एक और आर्टिकल था, उसमें भी मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ, वैसे उसमें कुछ ज़्यादा था नहीं। उसमें बताया था एशियन यूनिटी के बारे में। तो उन्होंने बोला था कि जैसे सारे एशियन कंट्रीज़ पहले कॉलोनियल पावर के अंदर थी, तो उसमें क्या था कि जब उनको आफ्टर इंडिपेंडेंस उन सब ने सोचा कि जब उनको इंडिपेंडेंस मिल गया तो हम सब एशियन यूनिटी को इंक्रीज़ करेंगे। तो राइटर बोलते हैं कि यार एशियन यूनिटी कैसे इंक्रीज़ होगा, क्योंकि चाइना तो जैसे चाइना की एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ हो रही हैं एशिया में, तो वो तो एशियन यूनिटी को इंक्रीज़ ही नहीं कर रहा, वो तो एशियन सुप्रीमेसी को इंक्रीज़ कर रहा है कि वो अपने आप को सुप्रीम बना रहा है। चाइनीज़ सुप्रीमेसी इंक्रीज़ कर रहा है एशियन कंट्रीज़ में, वो बाकी नेशंस को अपने सबॉर्डिनेट मानता है, उनके सबके साथ तो बॉर्डर डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, किसी के साथ वाटर डिस्प्यूट्स हैं, तो कैसे हम एशियन यूनिटी को इंक्रीज़ करेंगे। क्योंकि उन्होंने बताया था कि चाइना के जो प्राइम मिनिस्टर थे डेंग जियोपिंग, जो 1980s में थे, तो उनका जो मानना था कि हम एशिया में यूनिटी को प्रमोट करेंगे और ताकि सारे नेशंस अच्छी तरह काम कर सकें। बट वो बोल रहे हैं कि वो सब थ्योरेटिकल है, क्योंकि चाइना जो अपना आजकल हम देख रहे हैं वो सब कर रहा है, वो अपने डोमिनेंस को इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रहा है। उसका मेन फंक्शन ये रह गया है कि वो यूएसए की हेजीमनी है उसको कम करना चाहता है और खुद एक वर्ल्ड पावर की तरह एस्टेब्लिश होना चाहता है। तो एशियन यूनिटी का तो कंसेप्ट ही उन्होंने ख़त्म कर दिया है। तो ये आज की डिस्कशन थी चाइना और इंडिया के ऊपर, ये सारे आर्टिकल्स आए थे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट जो है इसमें बताया गया है स्कीम्स आर नॉट इनफ। तो उसने बोला है कि अभी जैसे हमें पता है कोविड के टाइम पे गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी स्कीम्स निकाली थी, जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, तो उन्होंने बताया था उसके अंदर कितना फूड ग्रेन्स वो दे रहे हैं, ये सब उन्होंने बताया कि कैसे पैसे दे रहे हैं वुमेंस को, वो सब स्कीम्स गवर्नमेंट ने चलाई हैं। बट उन्होंने बोला कि ये स्कीम्स इनफ नहीं है। तो अब बताते हैं राइटर क्या लिखते हैं इसमें। राइटर लिखते हैं इश्यूज़। अब उन्होंने इश्यूज़ बताए हैं क्या क्या इश्यूज़ चल रहे हैं कोविड के टाइम पे। तो पहला उन्होंने बताया गया कि जैसे एफसीआई है उसके जो ग्रेन्स है वो ओवरफ्लो हो रहे हैं, उसके पास इतना सारा ग्रेन है जो वेस्ट जा रहा है। दूसरा उन्होंने बताया गया कि लीकेज हो रही है आधार कार्ड में, घोस्ट बेनिफिशरीज आ रहे हैं। अब गवर्नमेंट ने इतनी सारी स्कीम्स तो लगाई हैं, पर क्या है आधार कार्ड में लीकेज है और कुछ लोगों के पास तो आधार कार्ड ही नहीं है, और जिनके पास हैं तो उनकी बायोमेट्रिक जो डिटेल्स हैं वो मैच नहीं करती हैं, जिनकी वजह से उनको वो बेनिफिट्स हैं वो प्रोवाइड नहीं किए जा सकते। और घोस्ट बेनिफिशरीज, अब कुछ लोग हैं जिनको ये सब सुविधाएं मिलनी नहीं चाहिए, बट उन्होंने क्या है कि बाय करप्शन उन्होंने अपने ये बेनिफिट्स लेते हैं, तो उनको बोलते हैं घोस्ट बेनिफिशरीज। अब जैसे जिसको मिलना चाहिए उसके नाम पे उन्होंने कार्ड ले लिया है और उसके सारे बेनिफिट्स वो खुद ले रहे हैं। और नेक्स्ट है स्टारवेशन डेथ। उन्होंने बोला है कोविड क्राइसिस के दौरान क्या हो रहा है कि बहुत सारी डेथ्स हो रही हैं भूखमरी के कारण, तो क्योंकि उनको फूड ग्रेन्स नहीं मिल रहे हैं, जो गरीब लोग हैं ना उनके पास कोई रोज़गार है, वो काम तो कर नहीं सकते हैं। अब जो ये फ्री के फूड मिलता है वो भी उनको नहीं मिल पा रहा है, तो उसकी वजह से उनकी डेथ हो रही है। नेक्स्ट उन्होंने बताया गया कि जो NFS से बेनिफिशरीज़ हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके अंदर जो बेनिफिशरीज़ हैं, और कुछ लोग हैं जो उस एक्ट के अंदर नहीं आते हैं, तो उन्होंने बोला कि वो लोग भी काफ़ी गरीब हैं, उनको ये बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं कोविड के दौरान। तो ये बात की उन्होंने, ये भी इशू है। उन्होंने बोला कि जो पुअर स्टेट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिप्राइव्ड हैं। अब जो पुअर स्टेट हैं जैसे झारखंड, बिहार है ना, इनको बीमारू स्टेट बोला जाता है, मध्य प्रदेश, तो ये सब जो है पुअर स्टेट, ये ज़्यादा ही इनके अंदर तो ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स है, क्योंकि इनके पास तो इतने फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं है, तो ये तो इनमें तो लोगों को ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है भूखमरी का। तो नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि अनक्लियर ओवर माइग्रेंट विल रिसीव एक्स्ट्रा फूड ग्रेन्स। उनमें उन्होंने बोला है कि इसमें क्लैरिटी नहीं बताई गई, जो माइग्रेंट्स हैं वो उनको एक्स्ट्रा फूड ग्रेन्स मिलेगा कि नहीं, तो इसमें गवर्नमेंट की कोई क्लैरिटी नहीं आ रही है कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो रह रहे हैं उन एरियाज़ में, क्या वो भी एक्स्ट्रा फूड ग्रेन की सप्लाई ले सकते हैं या उनको मिल सकती है। और उन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल रखा है कि 2 महीने तक जो फूड ग्रेन्स है वो विदाउट राशन कार्ड भी लोग ले सकते हैं। तो उन्होंने बोला ये टाइम फ्रेम बहुत कम है, क्योंकि कोरोना वायरस अभी ख़त्म तो हो नहीं रहा है और लोगों को इतनी जल्दी एम्प्लॉयमेंट भी नहीं मिल रहा है, या क्योंकि ये सब नहीं मिल रहा है, तो गवर्नमेंट को ये सब जो टाइम पीरियड है इसको इंक्रीज़ करना चाहिए। उन्होंने बोला कि कुछ स्टेट्स ने क्या किया कि आधार वेरिफिकेशन है, जैसे बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन करते हैं, वो ही नहीं चला रहे हैं, क्योंकि उनको वायरस का थ्रेट है। उनको लगता है कि अगर वो टच करेंगे तो वायरस फैल सकता है, तो उसकी वजह से वो आधार के थ्रू वो आधार वेरिफिकेशन कर ही नहीं रहे हैं। अगर वो आधार वेरिफिकेशन नहीं करेंगे तो लोगों को राशन नहीं मिलेगा, क्योंकि राशन में प्रॉब्लम आएगी राशन प्रोवाइड करने में। तो नेक्स्ट उन्होंने एक और पॉइंट बताया, और क्या इशू है कि जो जनधन अकाउंट है उनमें जो उन्होंने गवर्नमेंट ने बोला है कि 500 रुपये हर महीने ट्रांसफ़र करेंगे, तो उन्होंने बोला 3 महीने हो चुके हैं, अभी काफ़ी जो औरतें हैं उनके अकाउंट्स में ये पैसा ट्रांसफ़र ही नहीं हुआ है। तो वो बोल रहे हैं ये सब इश्यूज़ हैं कि गवर्नमेंट स्कीम्स तो चलाई हैं पर उनका इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि लोगों को सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने काफ़ी एग्जाम्पल्स भी दी थी कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी डेथ हुई है स्टारवेशन की वजह से, तो वो तो हम याद नहीं कर सकते हैं, और क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल है।
बट इन्होंने आगे सजेशंस दिए हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। अगर स्कीम इनफ नहीं है तो गवर्नमेंट को और क्या कर सकती है। तो उन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट को 200 दिन की जो गारंटीड एम्प्लॉयमेंट है वो सारे हाउस होल्ड्स को देनी चाहिए, चाहे वो रूरल एरिया में है चाहे अर्बन एरियाज़ में है। अब कुछ दिन पहले हमने शायद एक एडिटोरियल डिस्कस किया था, उसमें हमने बताया था कि पोस्ट कोविड जो है कंट्री क्या क्या कर सकती है। उसमें हमने डिस्कस किया था मनरेगा की जो डेज़ है उनको इंक्रीज़ किया जाए। हमने 150 डेज़ बोला था, इन्होंने इधर 200 डेज़ बोला है। और हमने बोला था कि अर्बन जो एरियाज़ हैं वहाँ पे भी ये नरेगा जैसी स्कीम चलानी चाहिए ताकि वहाँ के जो गरीब लोग हैं वहाँ उनको भी बेनिफिट्स मिले। और तीसरा हमने बोला था कि जो वुमेन हैं उनके अकाउंट्स में कैश ट्रांसफ़र करना चाहिए। तो इन्होंने भी ऐसे ही कुछ बोला है कि 200 दिन का जो एम्प्लॉयमेंट है वो सारे हाउस होल्ड्स को प्रोवाइड करना चाहिए। और यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ पीडीएस सिस्टम होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमारी राशन की शॉप्स होती हैं उनको यूनिवर्सलाइजेशन कर देना चाहिए ताकि अगर मैं यहाँ पे रह रही हूँ तो मैं अगर दूसरी स्टेट में जाती हूँ तो मेरे को वहाँ पे भी सारे बेनिफिट्स मिलने चाहिए पीडीएस के। और पेंशन को एक्सपेंड करना चाहिए। जैसे अगर कुछ लोग जो हैं वो पेंशन के दायरे से बाहर हैं, उन लोगों को भी पेंशन के अंदर लाना चाहिए। जैसे कुछ गरीब लोग हैं तो उनको पेंशन प्रोवाइड करनी चाहिए। कैश ग्रांट्स मतलब डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करनी चाहिए गवर्नमेंट को। तो ये सब उन्होंने कुछ सजेशंस बताए हैं। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि डिसेंट्रलाइजेशन अप्रोच यूज़ करनी चाहिए। जैसे ये सारी स्कीम्स है ये इंप्लीमेंट नीचे वाले लेवल से होनी चाहिए और नीचे ही प्लानिंग होनी चाहिए ताकि वो अच्छी तरह से उनको इंप्लीमेंट कर सकें। क्योंकि उन सबको इन सब जो विलेज होते हैं ना वहाँ के जो लोग होते हैं उनको अपने एरिया की प्रॉब्लम्स का ज़्यादा पता होता है। और इसलिए अगर हम उनको ज़्यादा पावर देंगे, उनको ज़्यादा फाइनेंस देंगे, वो चीज़ों को अच्छी तरह इंप्लीमेंट कर सकेंगे तो हम इस ट्रबल से दूर हो सकते हैं। तो इस तरह ही इन्होंने कुछ बताया है, तो इसके ऊपर हम वर्क कर सकते हैं गवर्नमेंट और इन सब प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। क्योंकि जो कोरोना का जो ये टाइम है हमारे पास बहुत ही अच्छा टाइम है कि इसमें हमारी जो गलतियाँ हैं, हमारी जो कमियाँ हैं हम उनको समझ के उनको एनालाइज करके उनको दूर कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए और काम करना चाहिए। जो नेक्स्ट एडिटोरियल है ये बताता है कि हमें अपने जो लॉ हैं उनमें रिवीजन लानी चाहिए। तो इसमें उन्होंने बताया गया है कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक 5 मेंबर की कमेटी अपॉइंट की थी ताकि वो इंडिया के जो आईपीसी है और सीआरपीसी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन पेनल कोड, उन सबको उनमें रिवीजन कर सके, उनमें चेंजेस ला सके। तो वो बोले इनको चेंज क्यों करना चाहिए, तो उनको हमने इसमें कुछ पॉइंट्स बताए कि चेंजेस क्यों चाहिए। तो पहला क्या, अभी हमने रिसेंटली देखा है कि तमिलनाडु में कुछ दो लोग आदमी थे उनकी कस्टोडियल डेथ हो चुकी है। तो ऐसे भी कुछ लॉज हैं जो उनके ऊपर बात नहीं करते हैं, तो उनके ऊपर बात होनी चाहिए, तो इसलिए लॉज में रिवीजन चाहिए। सेकेंड उन्होंने बोला है कि जो ये लॉज हैं बहुत ही पुराने हैं, अब 1860s में बने थे ये लॉ सारे। आईपीसी हैं और सीआरपीसी तो चलो थोड़ा बाद में भी बना था। तो ये सब लॉज हैं जो बहुत ही पुराने हैं, तो इनकी जो है इनमें थोड़ा सा ब्रिटिश लीगेसी है, कुछ उनके जो प्रोविजंस है वो इंक्लूड किए गए हैं। अब उन्होंने बोला सोसाइटी चेंज हो चुकी है, सोसाइटी में क्राइम चेंज हो चुके हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है, तो साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं। तो इन सब के बारे में आईपीसी में इतना प्रोविजन नहीं है, ना ही सीआरपीसी में। तो इन सब के ऊपर भी वर्क करना पड़ेगा, इसलिए हमें लॉज को चेंज करना चाहिए। नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जो ओवरलैप करते हैं एक दूसरे के साथ। तो एक ही क्राइम के लिए 5-6 डायमेंशंस रखे हैं बीच में, या 5-6 सेक्शन रखे हैं, जिनकी वजह से बहुत ही डिफ़िकल्टी होती है उनको पढ़ने में और समझने में, और लोगों को भी समझने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि ये जो हमारे लॉज हैं ना, ये हमारी लिबर्टी और इक्वलिटी के अगेंस्ट जाते हैं, क्योंकि ये उनको शो नहीं करते हैं। अब जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया, सिडेशन लॉ है, 124 आर्टिकल सेक्शन है हमारा आईपीसी का, जो अगर कोई भी इंसान है, इंडिविजुअल, उसकी लिबर्टी के अगेंस्ट वो होता है कि हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट उसको क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते हैं। ऑल्दो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने काफ़ी वर्डिक्ट्स में बोला है कि अगर आप कोई बात बोल रहे हो, वो वायलेंस को इंसाइट नहीं कर रही है, मतलब उससे कोई वायलेंस नहीं हो रहा है, तब तक वो सिडेशन के अंदर नहीं आता है। बट फिर भी इस सेक्शन का बहुत ही कई बार गलत यूज़ किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा ऑपोजिशन को उसका मुंह बंद करने के लिए, ताकि वो अपनी पहुंच को एस्टेब्लिश कर सकें। तो अभी इन्होंने ये बताया गया है कि अभी सुप्रीम कोर्ट को, ये हमारे देश को 158 साल लग गए हैं कि उन्होंने होमोसेक्सुअलिटी और एडल्ट्री को डिक्रिमिनलाइज़ किया है। तो उन्होंने बोला कि इतना सारा टाइम लग गया, इसलिए हमें इन सब में चेंजेस लाने पड़ेंगे, ताकि अगर हम लॉज को रिवाइज़ करेंगे तो देश का अच्छा सा डेवलपमेंट होगा और लिबर्टी इक्वलिटी भी प्रमोट की जाएगी। और इन्होंने लिखा है कि बहुत सारे जो लॉज हैं वो पेट्रियार्की को प्रमोट करते हैं। पेट्रियार्की क्या होता है? पुरुष प्रधानता मतलब कि ऐसे लॉज बने हैं जो मैन को फेवर करते हैं, वुमेन को फेवर नहीं करते हैं। तो इसलिए उन्होंने बोला है कि हमें लॉज को रिवाइज़ करना चाहिए ताकि देश की डेवलपमेंट हो सके, इक्वलिटी को प्रमोट कर सकें। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो प्रोविजन उन्होंने बताए हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, इन सबको प्रमोट करना है। तो हमारा जो न्यू फ्रेमवर्क होना चाहिए उसमें वो सब दिखना चाहिए, इसलिए हमें लॉज को रिवाइज़ करना चाहिए, क्योंकि ये सारे ब्रिटिश टाइम के लॉ हैं और 1860s का टाइम बहुत ही पुराना
पुराना है, उस टाइम की जो कंडीशंस थी या सिचुएशंस थी बहुत डिफरेंट थी, और आज जिस देश में हम रह रहे हैं, जिस सिचुएशन में हम रह रहे हैं वो बहुत डिफरेंट है, और यहाँ पे क्राइम्स का जो रेट है, वो क्राइम्स जो है वो भी उनका डायमेंशन भी चेंज हो चुका है। तो इसलिए हमें लॉज को रिवाइज़ करना चाहिए और टाइम के अकॉर्डिंग उनमें चेंजेस लाने चाहिए। तो नेक्स्ट ये हमारा लास्ट डिस्कशन है, इसमें बताया गया है कुड वायरस बी एयरबोर्न। तो इसमें एक न्यूयॉर्क टाइम की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें साइंटिस्ट ने बोला था कि उन्होंने एक लेटर लिखा था WHO को, जिससे उन्होंने बोला है कि ये जो कोरोना वायरस है ये एयरबोर्न वायरस है, ये जो हवा में है ना बहुत लंबे समय तक रह सकता है। तो अब इसमें वो बताते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो उन्होंने बोला है कि जो वायरस है ना वो एरोसोल क्या होते हैं, छोटे छोटे वो होते हैं, लिक्विड ड्रॉपलेट्स भी हो सकती हैं, गैसेस भी हो सकती हैं, जिनकी फॉर्म में जो है ये वायरस रह सकता है एटमॉस्फेयर में, जिनका साइज़ होता है लेस देन 5 माइक्रोन्स। जिसका मतलब अब मैं आपको इसके बारे में कुछ बताती हूँ। जैसे ना जो ये वायरस है ना ये रेस्पिरेटरी डिजीज़ को कॉज करते हैं। ये कैसे कोज करते हैं, क्योंकि ये जो हम जब बात करते हैं तो हमारे मुंह से जो ड्रॉपलेट्स निकलती हैं उन ड्रॉपलेट्स के अंदर ये वायरस होते हैं। तो जो ड्रॉपलेट्स हैं उनका इन्होंने साइज़ के बारे में बात की है। अगर उनका साइज़ 5 से 10 माइक्रोन के बीच में होता है, अगर उनका साइज़ 5 माइक्रोन से कम है ना, मतलब 5 और 10 के बीच में है, तो उनको बोला जाता है न्यूक्लियाई, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई। और अगर उनका साइज़ 10 माइक्रोन से ऊपर है तो उनको बोला जाता है ड्रॉपलेट्स, जो हमारी स्पुटम की होती है, जिनकी वजह से ये वायरस फैलता है। तो उन्होंने बोला है कि WHO क्या बोलता था, WHO बोलता था कि जो ये कोरोना वायरस है ड्रॉपलेट से फैलता है। तो ड्रॉपलेट्स का साइज़ होता है 10 माइक्रोन से ऊपर। तो उन्होंने बोला है कि ये जब हम बात करते हैं जो ड्रॉपलेट्स निकलती हैं ना, तो उनका साइज़ 10 माइक्रोन से ऊपर होता है, तो वो एक मीटर तक का डिस्टेंस ही कवर कर सकती हैं। तो जो उनका दायरा है इन्फेक्शन फैलाने का वो सिर्फ 1 मीटर तक है, क्योंकि उसके बाद वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आके नीचे गिर जाते हैं और वो ख़त्म हो जाते हैं। बट अब जो ये साइंटिस्ट है इन्होंने क्या बोला है कि ज़रूरी नहीं है कि ड्रॉपलेट्स के कारण ही जो ये वायरस है फैलता है, ये वायरस एरोजोल्स के थ्रू भी फैल सकता है। अब जो एरोजोल्स होते हैं उनका साइज़ 5 माइक्रोन से कम होता है और उनकी टेंडेंसी होती है कि वो 1 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला इससे जो रिस्क है ना वायरस के ट्रांसमिशन का वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो हमें इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। पर WHO इसमें क्या बोलते हैं, WHO बोलता है इसके ऊपर हमें अभी कोई सर्टेनिटी नहीं है, क्लैरिटी नहीं है इसके ऊपर कि ऐसा होता है। उन्होंने बोला है कि ये जो एरोसोल वाला ट्रांसमिशन है ये मोस्टली जो आइसोलेशन वार्ड्स है ना, जहाँ पे वो पेशेंट्स रहते हैं वहाँ पे होता है, या ICUs में होता है, जब हम पेशेंट को वेंटिलेशन रिमूव करते हैं, वेंटिलेशन लगाते हैं या इंटूबेशन करते हैं। इंटूबेशन का मतलब होता है कि उसको खुद तो सांस ले नहीं सकता पेशेंट, तो हम पाइप लगाते हैं उसके मुंह के अंदर या उसके गले के अंदर, ताकि उसको हम वेंटिलेटर के थ्रू ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकें। तो यही उन्होंने बोला है कि इसके थ्रू हो सकता है, वैसे नहीं हो सकता। बट जो कुछ स्टडीज़ हैं साइंटिस्ट ने उन्होंने बताया गया है कि हमने स्टडीज़ में फाउंड किया गया है कि जो आइसोलेशन वार्ड्स हैं ना उनसे ज़्यादा जो एरोसोल हैं वो तो मोस्टली टॉयलेट्स में प्रेजेंट होते हैं, और कुछ क्राउडेड प्लेसेस होते हैं ना वहाँ पे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। तो इसका ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आइसोलेशन वार्ड्स में ही है, ये बाहर भी बहुत ज़्यादा मात्रा में फैले हुए हैं। तो उन्होंने एक और बताया जैसे एक्ट ऑफ सिंगिंग मीन्स गाना गाना, तो अगर आप गाना गाते उसके थ्रू भी ये वायरस ट्रांसमिट हो जाता है। तो उन्होंने बोला है कि हमें इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा, और WHO की जो रिकमेंडेशंस है उनमें उनको गाइडलाइंस को चेंज करना पड़ेगा, ताकि लोगों के अंदर और अवेयरनेस फैलाई जाए, और इसके अंदर हम कुछ नए प्रोविजंस लेके आएँ ताकि ये जो एयरबोर्न ट्रांसमिशन है इसको भी रोका जा सके। तो उन्होंने बोला है कि अगर ये क्लेम इस्टेब्लिश हो जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो इसमें उन्होंने यही बताया गया है कि हमें रेगुलर मास्क जो वेयर है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको हमें पहनना पड़ेगा, जो ताकि हम ये जो इन्फेक्शन है एरोजोल्स का इनसे बच सकें और अपनी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करके रखें। बस यही बताया गया कि इन्होंने ये सब करना पड़ेगा। तो बाकी आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू वेरी मच।